हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है हमारे पास 12th केमिस्ट्री के अंदर लास्ट चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, शुरू करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटा चैप्टर है, इसको कवर करने में लगा लो अप्रोक्सीमेट 2 लेक्चर्स के अंदर हमारा एक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर की हम बात कर रहे हैं उसमें बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूले की तो इसमें हम लिखते हैं CX और H2O जो है हमारे पास Y के अंदर। इन केस हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6। दोनों क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, x की वैल्यू भी 6 है और y की वैल्यू भी 6 है। तो इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो इसको हम लिखेंगे C6। देन था हमारे पास H2O जो है वो भी है 6 में। इसको खोलेंगे C6, H कितना हो जाएगा 12 और O हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें क्या बन गया यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन बन गई। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्शन के केस में। इन केस हम मान लेते हैं x और y जो है दोनों की वैल्यू क्या है 2 है। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। लिखेंगे कैसे C2 देन है H2O जो है वो भी 2 में आएगी। अब इसको जो हम खोलते हैं हम क्या लिखते हैं C2H4 हो जाएगा देन O2 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बना नहीं, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं CH3COOH। समझ में आ गया ये? और इसको हम क्या बोल देते हैं इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के लिए। फर्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ये आ जाती है हमारे पास बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। और किस तरह पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब मोनोसैकेराइड की जब हम बात करें तो इसको डज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। इससे हम क्या समझते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं और ज्यादा जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, सिंगल यूनिट के अंदर ही प्रेजेंट है। जिसका एग्जांपल हो गया हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, मोनोसैकेराइड आ गया सबको। इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड के लिए। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है हमारे पास प्रोड्यूस करता है 2 to 10 monosaccharide unit when hydrolyzed। कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स को। ठीक है, इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक आ जाता है हमारे पास डाइसैकेराइड, जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास 2 यूनिट प्रेजेंट होंगी, और एक आ जाता है ट्राइसैकेराइड। ठीक है, ये आई होप क्लियर होगा सबको।
डाइसैकेराइड में 2 यूनिट आ जाती है, ट्राई के अंदर 3 आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, जिसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो हम ले सकते हैं स्टार्च और सेलुलोज एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद ये था हमारे पास बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस पे। जो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास वो आ जाती है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के केस में। हम बात करते हैं पहले रिड्यूसिंग के केस में। रिड्यूसिंग के केस में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे पास रिड्यूस कर देता है टोलेंस रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को। ठीक है, इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास मोनो के अंदर एग्जांपल लेंगे हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज का। एंड अगर डाइसैकेराइड के अंदर एग्जांपल लेना हो तो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे माल्टोज और लैक्टोज का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए। जो कि हमारे पास क्या करते हैं, नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। ठीक है, देन इसके अंदर हम क्या एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है सुक्रोज का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया सबको। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड की, कि जब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसमें हम क्या करते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड के लिए क्या बोलते हैं और कीटोन के लिए क्या बोलते हैं। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राइओस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कीटो ट्राइओस। 4 प्रेजेंट हो, एल्डो ट्रिप्टेस, कीटो। ठीक है, 5 प्रेजेंट हो तो एल्डो पेंटोस, जरा जगह कीटो पेंटोस। 6 प्रेजेंट हो तो एल्डो हेक्सोस, यहाँ जगह कीटो हेक्सोस। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मेजरली 2 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट आ जाता है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और जब ये क्या करते हैं, प्रोसेस शो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगी, और फॉर्म क्या करेगा, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, आएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जब हम सुक्रोज की रिएक्शन कराते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है, एक होगा हमारे पास ग्लूकोज और दूसरा क्या होगा, फ्रक्टोज। ठीक है, ऐसे कुछ हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अब इसके केस में जब हम मेजरली बात करते हैं तो हमारे पास जो इस साइड की जो यूनिट है ना, ये है हमारे पास क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और जो ये होल यूनिट हमारे पास प्रेजेंट है ये होती है हमारे पास लेवो रोटेटरी। ठीक है, अब इसमें जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसको हम किससे शो करते हैं, प्लस से, और लेवो रोटेटरी को शो करते हैं हम माइनस से। ठीक है, अब जब हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी से क्या हो रहा है, लेवो रोटेटरी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है,
तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉर्न शुगर। इसको नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये मेजरली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉर्न शुगर क्या होता है। जब हमारे पास सुक्रोज प्रेजेंट है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के अंदर है, और हमारे पास हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक लेबोरेटरी यूनिट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉर्न शुगर बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम स्टार्च की। स्टार्च के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट प्रेजेंट है यहाँ पे, जो n नंबर ऑफ यूनिट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये हमारे पास देती है हमको n नंबर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की केस में जो हम बात करते हैं तो हम इसमें लिखते हैं ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ठीक है, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो हमारे पास प्रोजेक्शन हम यूज करते हैं वो है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास C6H12O6। अब इसकी प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, 6 कार्बन पूरे हो गए हमारे पास। इसके बाद जब हम इसकी प्रोजेक्शन तैयार करते हैं तो हमारे पास इधर आ जाएगा HO, यहाँ आएगा H, अब इसका अपोजिट कर दो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा OH, ठीक है। इसके बाद जो हम ऊपर लगाते हैं यहाँ लिखते हैं हम CHO और नीचे क्या लिखेंगे CH2OH। अब यहाँ पे इसको काउंट कर लेते हैं। कार्बन हमें पता है 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर जो चाइल्ड कार्बन प्रेजेंट है वो कितने हैं। अब चाइल्ड कार्बन से आप क्या समझते हो, जो हमारे पास क्या है, ऐसे बॉन्डेड में शो हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 और 4, तो चाइल्ड कार्बन कितने हो गए 4, ठीक है। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो आ जाती है हमारे पास, रिएक्शन विद H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें फिशर प्रोजेक्शन के अंदर उसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। CHO CH2OH ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहा है हमारे पास, जो रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव Cn नेगेटिव। अब जो हमारे पास ये H पॉजिटिव Cn नेगेटिव है, ये जाके अटैक कहाँ करेगा, ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे और फॉर्म करेगा हमारे पास
जो यहाँ पे क्या था हमारे पास CHO था, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं COH। अब रिएक्ट क्या कर रहा था, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास H और यहाँ गया हमारे पास Cn। ये सबको क्लियर हो गया कि रिएक्शन कैसे हुई है। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है उसको क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारे पास, रिएक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, यहीं पे लिख देती हूँ HI in the presence of red phosphorus। तो ये क्या करता है हमारे पास, साइनोहाइड्रिन, सबको क्लियर हो गया होगा। HI और रेड फॉस्फोरस क्या करता है हमारे पास, डायरेक्ट जो फॉर्मेशन करता है N हेक्सेन की, ठीक है, ये क्लियर हो गया। डायरेक्ट क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा N हेक्सेन की। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन आ जाती है हमारे पास, रिएक्शन विद NH2OH। इसके साथ जब हमारे पास NH2OH ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, जो ये H2O है ना, चाहे इसमें से मान लो चाहे इसमें से मान लो, एक H2O को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, यहाँ लिख सकते हैं -H2O। और जो बाकी का जो हमारे पास बचा हुआ है वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड कर लेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं चाहे NOH ठीक है। ये क्या करेगा हमारे पास, इस स्ट्रक्चर की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइड, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी सबको। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे कुछ क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जो क्या करता है हमारे पास, अब जो ये वाली चीज प्रेजेंट है इसको हम क्या बोल देते हैं, एसाइल बॉन्ड और बॉन्ड, इसको भी क्या बोल देंगे, एसाइल, ठीक है। जब ये हमारे पास क्या करता है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, तो इसमें अगर हम एसाइल एसाइल लिख के इसको शो करेंगे तो हमारे पास समझने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा CHO बॉन्ड CHO एसाइल बॉन्ड में अगेन हम दिखाएंगे क्या, CHO ठीक है। अब इन केस हम जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, इसको हम बोलते क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। ये चीज लिख लेना सब। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, रिएक्शन विद ब्रोमीन प्लस वाटर।
ठीक है। तो ब्रोमीन प्लस वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट था ना वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास ये था और ये था दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जिसको हम क्या बोल देते हैं, सैकरिक एसिड या फिर ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। इसके बाद जो एक मेजर रिएक्शन आती है हमारे पास उसको हम बोल देते हैं ओसेजोन फॉर्मेशन। तो ओसेजोन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें हम फिनाइल हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करते हैं तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, PHNH(NH)2। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको क्या करना है, शुरू में तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे हम बना रहे थे, CH2OH। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम इसमें क्या डालेंगे, 1 मोल ऑफ PHNH(NH)2। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा ऐसे कुछ क्या करेगा, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट में फिर से हम डालेंगे 1 मोल ऑफ PHNH(NH)2। ठीक है, तो इसके में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर था इसमें ये क्या कर लेगा, जो हमारे पास ये वाली टर्म थी ना नेक्स्ट जो आ जाता है उसको क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा। तो हमारे पास फॉर्म क्या कर रहा था, ठीक है, देन आ जाता है लेकिन जब हमारे पास ये वाला लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनता है ना तो जो हमने कैटलिस्ट डाला था वो क्या हो जाता है, इसके अंदर ऐड होने की बजाय सेपरेट में अलग हो जाता है। जैसे कि इसमें आ जाएगा PHNH2 प्लस में NH3। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को लेके हम क्या करेंगे, फर्दर फॉर्मेशन करेंगे।
देन इसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं, इस स्टेप के बाद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगेन हमने क्या डाला, हमने PHNH NH2। तो स्ट्रक्चर की जो इसके बाद फॉर्मेशन करेगा वो क्या होगा, ये था हमारे पास। देन फर्दर फॉर्म कर रहे थे हम, जो डबल बॉन्ड लगाया था OH2। देन आ जाएगा हमारे पास NNHPH, ठीक है। देन आ जाता है जो हमारे पास था इधर HO, देन H, देन H, OH, H, OH एंड लास्ट में आ जाता है CH2OH, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वाला H2O था ना, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, -H2O, और फॉर्म क्या करेगा, जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा NNHPH। देन नीचे आ जाएगा हमारे पास HO, H, देन आ जाएगा HOH, HOH, फोन में नीचे आ जाएगा लास्ट में CH2OH। ये है हमारे पास क्या, फाइनल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, ओसा जोन। ओसा जोन लिख सकते हो या फिर ग्लूकोज ओसा जोन लिख सकते हो। ये सब नोट कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर जो टोटल नंबर्स ऑफ पीएच एनएच एनएच2 हमने कितने यूज किए हैं, पहले एक आया यहाँ पे 1, देन 2 एंड देन 3, देन टोटल नंबर यूज्ड कितने आ जाएंगे, 3। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। तो ये क्या करते हैं हमारे पास, डज नॉट गिव स्कीफ टेस्ट, does not give NaHSO3 test, pentacetate, does not react with NH2OH। तो ये क्या है, मेजरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन द केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, जहां पे हम क्या करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर जहां पे हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लिए। स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, CHO, CH2OH। तो इसमें हमारे पास क्या करता है, जो ये हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट था ना, ये जाके इस पे क्या करता है, अटैक करता है। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होगी, दो तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। दो तरह के स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं, अब जो इसमें इसके साथ OH अटैच है वो किस तरफ होगा, मान लो ये हमारे पास OH प्रेजेंट है इस तरफ, ठीक है, और जो ये हमारे पास H हमने भेजा था यहाँ पे वो आ गया इधर। स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन HOH, HOH, देन आ जाता है हमारे पास HOH, देन है H और यहाँ पे आ जाएगा O, CH2OH, ठीक है। एक तो हो गया ये, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। इसके बाद जब हम दूसरे स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं, तो हमारे पास जो कार्बन प्रेजेंट था इस साइड आ जाएगा हाइड्रोजन और उधर आ जाएगा क्या, अल्कोहल। बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, HOH, OH, H, H एंड देन OH,
एंड लास्ट में था हमारे पास CH2OH। ठीक है, ऐसे दो तरह के स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, इनकी पॉसिबिलिटी है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा, और नीचे वाले को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। ठीक है, इसके बाद फर्दर हमको क्या करना है, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमको फॉर्मेशन करनी है। तो फर्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट है इसमें, 1 2 6 कार्बन है। तो यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे जो हम लगाते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है, इसकी साइड चेन के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कार्बन आ जाएगा। ठीक है, देन इसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या देगा, HOH HOH OH H। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास H और OH, CH2OH और H। तो ये क्या है हमारे पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, होबर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देन नेक्स्ट के लिए आ जाते हैं हम, जिसको, हाँ एक पॉइंट रह गया इसका, जिसको हम बोल देते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोल देते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लाइकोपाइरेनोज। जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इसको हम बोल देते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लाइकोपाइरेनोज। अल्फा स्ट्रक्चर बताया था, जो कि एनोमर्स होते हैं हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, डी हमारे पास डी फैमिली से बिलोंग करता है। ये हमने बताया था लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम ले सकते हैं पॉजिटिव, ग्लाइको ग्लूकोज के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चायरल कार्बन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चायरल कार्बन की अगर हम बात करते तो 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ चायरल कार्बन इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के लिए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, हमारे पास रहता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो पहले इसका स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, जब हम फ्रुक्टोज की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो फर्स्ट बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे आ जाता है O नेगेटिव। ठीक है, अब बाकी क्या रहेंगे हमारे पास, जैसे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे थे वैसे सेम रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HO, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, देन यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, लास्ट में क्या आता है हमारे पास CH2OH। ठीक है, ये क्लियर होगा सबको। तो इसके अंदर हमारे पास क्या करता है, ये जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन था ना, ये जाके हमारे पास इधर इस कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की क्या फॉर्मेशन होती है, CH2
OH, देन यहाँ पे आ गया OH, इधर आ जाएगा HO, यहाँ आया H, देन आया HOH, देन आया हमारे पास H, और ये है हमारे पास O, लास्ट में जाता है CH2OH। अब ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये जाके क्या करता है, इस कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, पहले तो ये चीज हो जाएगी कि यहाँ पे जो ये वाला था ना CH2OH, ये क्या आ जाएगा, इसकी साइकिल में आ जाएगा CH2OH। ठीक है, इधर आ जाएगा CH2OH, और यहाँ पे क्या था हमारे पास OH प्रेजेंट था। ठीक है, ये जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, इसका पहले स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। CH2OH बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट था, यहाँ देगा OH, देन आ जाता है हमारे पास HO, इधर आ जाता है H, देन आ जाता है हमारे पास HOH, यहाँ आ जाता है हमारे पास H, और यहाँ था O, लास्ट में आ जाता है CH2OH। अब इसमें अगर हम देखें तो हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा जो एक स्टेरल कार्बन था ना वो बढ़ गया है। ठीक है, पहले इसके अंदर क्या ले रहे थे हम, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, जो ये वाला जो कार्बन था ये हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब इसके हम फर्दर जब हम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, दो तरह से बन सकता है। एक तो ये है जैसे हमारे पास CH2OH इस तरफ बन गया, और दूसरे में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास HO, और इधर क्या आ गया CH2OH, देन है HOH, अब इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, कार्बन जो हमारा ऊपर वाले जो कार्बन पे अटैक करता है हमारा ऑक्सीजन, तो इस पे जब हमारे पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, इसको हम बना देते हैं अल्फा, इसको हम बना देते हैं क्या, बीटा। तो इसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, पहले इस स्ट्रक्चर की करेंगे अल्फा की। तो पहले जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे हमने क्या बनाया था कि हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट थे, 6 कार्बन प्रेजेंट थे सॉरी, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होगी CH2OH, यहाँ आ गया हमारे पास OH, देन नेक्स्ट में आ जाएगा OH H H OH, और ऊपर इधर क्या आ जाएगा CH2OH अपॉन में H। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज के लिए, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज के लिए। ठीक है, अल्फा के अल्फा स्ट्रक्चर बनाया है, डी फैमिली से बिलोंग करता है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जब हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। और अल्डोज के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाते थे, अल्डोज कीटोज के लिए ओज। ठीक है, अब देन हम बनाते हैं यहाँ पे बीटा स्ट्रक्चर के लिए जब हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर तो सेम है, बस हमने क्या किया है, जो CH2OH इधर प्रेजेंट था उसको हमने क्या किया है, उधर कर दिया। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, और इसको हम लिख देंगे CH2OH, ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज कैसे बनता है, जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास ऐड होता है बीटा डी फ्रुक्टोज के साथ, तो हमारे पास क्या करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की फॉर्मेशन करता है। अब इन केस हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा था हमारे पास, ठीक है। तो हम बात करते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहे थे हमारे पास, और साइड के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट था, OH CH2OH। तो क्या करता है यहाँ से एक इसका OH और इसका H मिलके क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे वाटर को, और जो आखिरी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं।
अब इनके बीच में क्या बचा, H2 रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं, दोनों बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास सुक्रोज का। अब इसी के अंदर पॉइंट आ जाता है मोनोसैकेराइड के बीच में, ये मान लो एक तरफ मोनोसैकेराइड है, बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड देन अगेन क्या है, मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है। तो जो ये लिंकेज फॉर्म होती है ना, इसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज के लिए। देन आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 यूनिट लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस में अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बना रहे थे, विस्ट का जो ये स्ट्रक्चर था ना, उसी को हमने क्या किया, एक तो इसको हम ऐसे रख रहे थे, दूसरे में हमने इसको क्या किया, उल्टा करके रख दिया। तो इसकी जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, अपोजिट साइड में आ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से जो हमारे पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, -H2, और जो बाकी बचा वो स्ट्रक्चर बचा हमारे पास, ये था। और इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ पे भी H प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों के बीच में लिंकेज शो कर देता है। ये है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, जिसमें हमारे पास लिंकेज शो हो रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4 कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फोर्थ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज के लिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, दोनों क्या है हमारे पास, सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर से इन केस हमको वाटर रिमूव करना है, तो हमारे पास एक OH इसका हो गया, H इसका हो गया, क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर रिमूव हो जाएगा, बचा गया अब यहाँ पे ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, एक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन, तो इसको हम जोड़ देंगे ऐसे, चाहे इसको नीचे लगा लेते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। इसके बाद हम बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो इसके केस में हमारे पास क्या होता है, 2 पार्ट्स के अंदर आ जाता है, एक होता है अमाइलेज और दूसरा क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलेज के अंदर हम क्या बात करते हैं, लीनियर के केस में बात करते हैं, और अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांच्ड के केस में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमाइलेज के केस में। तो अमाइलेज के केस में हम स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब स्ट्रक्चर इसका जो कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, तो इसके अंदर से हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, OH H OH H, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, ऐसा कुछ है H, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था हमारे पास, ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इधर भी ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और ये क्या करता है बीच में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग शो कर देता है। ठीक है, कंटिन्यूअस चेन है, ये आ जाता है हमारे पास अमाइलेज के केस में, और इसमें क्या होती है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो होती है। वही जैसे हमने पिछले के केस में किया था, एक पे होगी C1 पे और दूसरे में होगी C4 पे। अब इसमें हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन के केस में। अमाइलोपेक्टिन का अभी हमने लिखा था कि क्या होता है, उसके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें बाकी स्ट्रक्चर तो है हमारे पास सेम, लेकिन इसके अंदर क्या होता है हमारे पास लास्ट पोजीशन पे CH2OH प्रेजेंट होता है, नीचे क्या होगा हाइड्रोजन। इसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे सेम, OH और H, OH और H निकल जाएगा, और जो स्ट्रक्चर की फॉर्म करेगा ये ठीक है। तो ये था हमारे पास अमाइलोपेक्टिन के केस में। अब देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्ट्रक्चर वाला काम हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है पूरा। जब हम अमाइलोज के लिए बात करते हैं तो हमने लिखा था क्या, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा क्या होता है ब्रांच्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास इसमें 15 से 20% स्टार्च प्रेजेंट होता है, और दूसरे में क्या है 80 से 85% होता है। देन आ जाते हैं हम, ये क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, देन आ जाता है इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है इसमें, किस पे मिलती है C1 एंड C4 पे, और इसमें मिलती है C1 C4 एंड C6 पे मिल सकती है। ठीक है, C6 पे क्या होता है, ये ब्रांच होता है, और इन पे क्या होती है लिंकेज होती है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर जो है बेसिक पढ़ लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। डायरेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जब हम सेलुलोज के लिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ठीक है, तो इसमें से जब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हमको वाटर रिमूव करना है, OH H OH H एंड देन OH एंड फर्दर जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये क्या बनेगा, यहाँ पे फिर
यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, और ये क्या प्रेजेंट था यहाँ पे? ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो उसके लिए लिख लेंगे ऐसे H देन ऑक्सीजन एंड देन H, और यहाँ पे H एंड देन फर्दर जो भी होगा। ठीक है, ये था हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज के लिए। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट टॉपिक है, टेस्ट देखते हैं। इसमें अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट इसमें प्रेजेंट है। जो मोलिस टेस्ट है हमारा, ये होता है हमारे पास फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? अल्फा नेफ्थोल प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या होता है? इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस है। ठीक है, देन है प्रेजेंस होगी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की और H2SO4 की। तो ये क्या करता है हमारे पास? मान लो कोई हमारे पास ये फिनोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर नीचे जो है डिफरेंट कलर्स का सॉल्यूशन है और ऊपर क्या है? डिफरेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे बीच में पर्पल रिंग की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मोलिस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेली-वेनहोफ टेस्ट, जो कि हम करते हैं क्या? कीटोज के लिए। तो इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें प्रेजेंट है हमारे पास रेसोर्साइनोल, प्लस में होता है HCl, और देन आ जाता है हमारे पास कीटोज लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, देन कीटोज लाइक सब्सटेंस के बाद हम इसमें क्या फॉर्म हो जाता है हमारे पास? चेरी रेड PPT की फॉर्मेशन हो जाता है। ये है हमारे पास क्या? सेली-वेनहोफ टेस्ट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बर्फ-रेड टेस्ट, जो होता है हमारे पास मोनोसैकेराइड के लिए। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? CuSO4 प्रेजेंट है, रिएक्ट करता है CH3COOH के साथ। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड रेड ब्राउन PPT फॉर्म करेगा। ठीक है, ये था हमारे पास क्या? बर्फ रेड टेस्ट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है? अलग अलग कलर की फॉर्मेशन करता है। भाई किसकी प्रेजेंस पे डिपेंड करता है वो कि क्या प्रेजेंट है, और उसकी रिस्पेक्ट में क्या करेगा? कलर की फॉर्मेशन करेगा। पहली बात तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, उसमें देखा था। ठीक है, तो इसके अंदर इन केस ब्लू कलर शो होता है तो हमारे पास क्या होता है? नो शुगर। ठीक है, ऑरेंज होगा तो होगी हमारे पास मॉडरेट शुगर, ग्रीन होगा तो स्मॉल शुगर, ब्रिक रेड होगा तो लार्ज शुगर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट का बस ये लगा लो कि रिएजेंट याद करना है आपको। रिएजेंट क्या होता है? AgNO3 प्लस में NH4OH। ठीक है, ये किसके लिए होता है? फॉर रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है।
और क्या करता है AG PPT फॉर्म करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फेलिंग टेस्ट, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास CuSO4 प्लस में Na, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारे पास आयोडीन टेस्ट, ठीक है, जो कि होता है स्टार्च के लिए। जब हम स्टार्च में क्या करते हैं आयोडीन डालते हैं तो हमारे पास ब्लैक ब्लू पीपीटी फॉर्म होती है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। जो इसका बचा हुआ लेक्चर है जिसमें आ जाते हैं हमारे पास प्रोटीन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स भी पढ़ते हैं, उसमें वो आ जाएगा हमारे कल के लेक्चर में, और ये चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।